रज़ा रूमी साहब, आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से अली साहब कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म उस तरह से नहीं है कि हम देखें कि सियासी इश्यूज़ को रेज़ किया जाए, बट जयशंकर साहब की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये जिक्र कर दिया, इन्वेंडो कह सकते हैं बेशक इसको, कि क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जब तक हो रही हैं तो ट्रेड को इनकरेजमेंट नहीं मिल सकती। आपको लगता है कि जिस तरह से दीगर बहुत से प्लेटफॉर्म्स इतने इफेक्टिव इसीलिए नहीं रहे कि बायलैटरल इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं हो सके, SCO भी कहीं ना कहीं ये चैलेंज फेस करेगी स्पेसिफिकली फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट? जी, बहुत ज़बरदस्त सवाल है मुज़म्मिल, क्योंकि यही बहुत बड़ा आने वाले सालों में या जो SCO की सिमत का तयन होगा, वो इसी तरह से होगा कि किस तरह से यहाँ पे जो बड़े ममालिक हैं, मसलन पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इसका तो आपने जिक्र हैं, और जिस तरह से आलमी भी बैलेंस ऑफ पावर बदल रहा है और उसमें इंडिया बहुत जिसे कहता है एक पक्का मगरिब का और अमेरिका का इत्तेहादी बन चुका है, तो वो फिर उसके चीन के साथ कैसे मामला आगे बढ़ेंगे। ताहाल हिंदुस्तान और चीन जो दोनों वो प्रैग्मेटिज्म या अमलियत पसंदी का मुजाहिरा कर रहे हैं, वो इंडिया की आपने देखा है कि वो कितनी अहमियत देते हैं इस फोरम को, कि उन्होंने अपना उनके वजीर खारजा आए और ये कि वो बातें तो उन्होंने वही कही हैं जो उसमें कोई नई बात नहीं है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का एक घिसा पिटा मौकफ है। यही टेररिज्म का इशू उठाना और ये करना वो करना, उसके ऊपर भी बात हो सकती है, लेकिन ये कि वो इसको अहमियत बहुत दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि देखिए, मुस्तकबिल जो है दुनिया का, और खुसूसन जो वर्ल्ड इकोनॉमी की जो बदलती हुई हैत है, उसमें हिंदुस्तान और चीन जो है उनका बहुत बड़ा रोल अभी भी है और होगा। और उसके अलावा आप रूस की भी देख लीजिए, जिस तरह से रूस ने भी अपने आप को काफी हद तक जो है उसकी माशी ताकत में इजाफा हुआ है, खुसूसन तेल और गैस का इन्हिसार जो है यूरोप का, मगरबी यूरोप का रूस के ऊपर, वो भी एक लेवरेज रूस के पास आई है। तो इसलिए इस आलमी तनाजुर में मेरे ख्याल से वो सार्क वाला हाल नहीं होगा SCO का, लेकिन चैलेंजेस यकीनन मौजूद हैं। और मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे पर्सपेक्टिव से तो अफगानिस्तान का है, जहां पे अभी तक कोई स्टेबिलिटी, अगरचे कि हमने बहुत तकिया किया था अफगान तालिबान पे, पाकिस्तानी हुकूमतों ने और रियासत ने, वो जब तक वहां पे इस्तेहकाम नहीं आता, तो वस्ती एशिया के साथ जो पूरा मामला है और रूस का जो इसमें इंटरेस्ट है, वो पूरी तरह रियलाइज नहीं होगा जब तक कि वो भी ठीक ना किया जाए। तो इसलिए बायलैटरल ताल्लुकात पर भी काम करने की जरूरत है, लेकिन ये एक ऐसा मल्टीलैटरल फोरम है कि जो इसमें एक किरदार अदा कर सकता है। यकीनन चीन का उसमें एक रोल हो सकता है। जी ठीक है। इस पे उस्मान साहब, जो रज़ा साहब भी बात कर रहे हैं कि टेररिज्म का एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है, अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, क्योंकि वहाँ से एटम भी ऑपरेट करती है, चीन भी उस पर रेस कर चुका है पहले कि जिनजियांग रीजन में रेडिकल एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया, उसको कर्टेल करना है अफ़गान गवर्नमेंट को। पाकिस्तान के भी कंसर्न्स हैं विद TTP एज वेल। तो ये सारा कुछ देखते हुए आपको लगता है कि अफ़गान गवर्नमेंट को भी परसुएट करने के लिए या फिर वहाँ स्टेबिलिटी लाने के लिए इस प्लेटफॉर्म का कोई पॉजिटिव यूज़ हो सकता है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। बल्कि SCO जो है उसके लिए अफ़गानिस्तान एक लिटमस टेस्ट है, क्योंकि तरक्की का सारा रास्ता जो है वो गुजर के जाता है काबुल से। अगर हम मौजूदा हालात को देखते हैं इस वक्त है, तो जिस तरीके से दाइश का फनामना दोबारा से यहाँ के ऊपर हम देखते हैं कि मुस्तहकम होता नज़र आता है, और पिछले साल जिस तरीके से उन्होंने एक मुनज़्ज़म टेररिस्ट अटैक किया है मॉस्को के अंदर है, और जिस तरीके से सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हमारे यहाँ हम देख रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर मामलात हैं, तो मेरे ख्याल में आज भी SCO सारी सिचुएशन को वो सिक्योरिटी के लेंस से देख रहा है, क्योंकि जिस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की चाइना बात करता है, वो उसी सूरत में पॉसिबल है जब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो, जो कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ के ऊपर हमें नहीं नजर आता। लेकिन उस्मान साहब, ये सेंट्रल फीचर होता है ना हर ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे यूरोपीय यूनियन बनी, पहले वो कोल एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो यूरोप में ट्रेड पे फोकस करती थी, फिर बाद में वो मल्टीलैटरल कोऑपरेशन पे आ गई। इसी तरह UN की अगर बात करें, वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड में एक जो वेस्टर्न अलायंस है उसके इंटरेस्ट को केटर करने के लिए बनाई गई। अब SCO का फीचर कल को आप कैसा डेवलप होता हुआ देख रहे हैं? इज़ इट गोइंग टू बी अ सोली इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, या सिक्योरिटी का जो इसका एस्पेक्ट है वो फॉर फ्रंट पे आ जाएगा? जी जी बिल्कुल, डेफिनेटली। सिक्योरिटी की एनवायरनमेंट बड़ी अपना कंप्रोमाइज़ रही है। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसे बनाया गया था जब पेरिफेरी के अंदर सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट हो गया था सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के बाद से है। तो उस चीज़ के हवाले से उन्होंने हमेशा इसे सिक्योरिटी लेंस से देखा, लेकिन 2013 में जब उन्होंने BRE प्रोजेक्ट को लॉन्च किया तो हमने देखा इकनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से वो इस मामले को मिटिगेट करते हुए नज़र आ रहे थे। इस हवाले से मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि रैट्स एक अपना इसकी कोर बॉडी या ताशकंद में उसका हेड क्वार्टर है,
रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर बनाया गया है। और यही चीज़ पाकिस्तान को यहाँ पे बहुत रेलिवेंट करती है, क्योंकि हम टेररिज्म के हवाले से कंसल्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं यहाँ के ऊपर। और दूसरा, हम पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है रीजन के अंदर जिसने अर्बन सेंटर के अंदर टेररिज्म को मैनेज किया जब ईस्टर्न बॉर्डर हमारा एंगेज था, और मलेशिया को लेके। तो मेरे ख्याल में रेट्स के हवाले से पाकिस्तान को काफ़ी हद तक जो है वो प्रोएक्टिव होना चाहिए। अली सरवर साहब, ये सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की जो इनिशियल डेकेड्स थी उसमें तो उस तरह से हम ताल्लुकात कायम नहीं कर पाए। उसकी वजह यह है कि हम सीटो सेंटो की तरफ चले गए, वेस्टर्न अलायंसेस का पार्ट बन गए। अब आकर आपको लगता है कि जो उस वक्त न्यूट्रलिटी या नॉन अलाइन मूवमेंट भारत ने ज्वाइन कर ली, दोनों तरफ से फ़ायदा उठाया, दिस इज़ आवर चांस कि हम रिकन्सिडर करें अपने फॉरेन पॉलिसी पाथ को भी, और जो पोटेंशियल सेंट्रल एशियन स्टेट्स में मौजूद है उसको SCO के तहत हम इंगेज कर सकें? जी हाँ, देखिए, सेंट्रल एशिया एक पूरा खित्ता है जो कि लैंडलॉक्ड है, उसका कोई एक्सेस समुंदर का नहीं है। तो आप जो कह रहे हैं कि हमने वो सेंट्रल एशिया को पहले उससे रवाबित नहीं पैदा किए, तो वो दुरुस्त है। लेकिन उस वक्त सेंट्रल एशिया वो सोवियत यूनियन का हिस्सा था, तो वैसे भी हमारे सोवियत यूनियन से हमारे ताल्लुकात उस वक्त अच्छे नहीं हो सके, क्योंकि हम वेस्टर्न अलायंस के हिस्सा बन गए। लेकिन वो जो हकीकत है कि ये लैंडलॉक्ड है, ये लैंडलॉक्ड, वो अभी भी वही है हकीकत जो पहले थी। तो अब हमारे लिए बहुत पोटेंशियल है कि सेंट्रल एशिया से हम रवाबित करें। और अब हमारे पास कराची और गवादर और पोर्ट कासिम, ये कई हमारे पास सी आउटलेट्स हैं जिनको हम ऑफर कर सकते हैं सेंट्रल एशिया को। फिर सेंट्रल एशिया में गैस रिजर्व्स हैं, ऑयल, कजाकिस्तान में ऑयल रिजर्व्स हैं, तो हमें उनसे एनर्जी भी मिल सकती है। तो आई थिंक इससे हम पॉसिबिलिटी जो है, जो इम्कानात अच्छे हैं कि हम इनसे अपने रवाबित पैदा करें। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये बहुत आसान भी होगा और कारआमद भी होगा। सही, मतलब कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि वी शुड मूव अहेड। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं जो फॉरेन पॉलिसी बैलेंस हमें रिक्वायर्ड था वो इससे आ सकता है। रजा साहब, अता तारड़ साहब की मैं स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा कि इट इज़ एन आइस ब्रेकर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। डू यू सी इट इन द सेम वे एज वेल? बेशक ये बायलैटरल प्लेटफॉर्म नहीं था, ना इस पर कोई बायलैटरल इंगेजमेंट हुई, बट कुड दिस बी एन इनिशिएशन ऑफ समथिंग जो कि जिसका इंतज़ार था पाकिस्तान को भी, भारत को भी? 10 साल के बाद यहाँ पर कोई फॉरेन मिनिस्टर आता है, तो आप अग्री करेंगे इनकी स्टेटमेंट से कि ये एक आगाज़ हो सकता है? देखिए मुजम्मिल, बात यह है कि एक बड़ा वाक़या तो है। 10 साल का आपने जिक्र किया, 10 साल बहुत अरसा होता है कौमों की तारीख में। तो 10 साल के बाद एक वज़ीर ख़ारजा का आना इंडिया के एक बहुत अच्छा कदम है, मैं समझता हूँ। और जो उन्होंने अपनी ट्वीट भी किया, उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया कि SCO को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो काफ़ी एक डिप्लोमेटिक और प्रॉपर उनका वो था रवैया। और लेकिन ये कि अभी और यकीनन बर्फ पिघली है, इसमें कोई मुसाफे भी हुए हैं, तस्वीरें खिंची हैं, तो ये चीज़ें डिप्लोमेसी में मैटर करती हैं, हमेशा से करती थी और आजकल के ज़माने में तो और भी करती हैं। मगर क्या ये कोई मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेंगे दोनों ममालिक? मुझे लगता है फिलहाल ऐसा कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। और उसकी एक बहुत बुनियादी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की साइड से तो अब इतना बड़ा मसला नहीं है। पाकिस्तान की तो मौजूदा हुकूमत जो है, और बल्कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का भी अब फ़र्क जो है इसके ऊपर अप्रोच है। वो तो चाहेंगे कि कोई कुछ इंगेजमेंट हो, क्योंकि पाकिस्तान के जो इत्तेहादी हैं मिडल ईस्ट में, UAE और सऊदी अरेबिया, वो भी बैकडोर से ये चाहते हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान अपने मामला तय करें। लेकिन हिंदुस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो बहुत एक गैर लचकदार
उनका रवैया है। और दूसरा वहां पे जो सियासी अभी तब्दीलियां आई हैं, मोदी साहब की जो तीसरी हुकूमत है वो एक कोलिशन हुकूमत है, वहां पे वो अब उस तरह से शायद वो नहीं ले सकेंगे स्टेप्स, क्योंकि वहां की ऑपोजिशन फिर उनको वो कहेगी कि वो पाकिस्तान के यार हैं, जैसे आपको पता यहाँ पे कहा जाता था कि जो मोदी रजा का साहब, यार है। वैसे रजा साहब, ये वही डिबेट है ना कि अगर यूएस में हम देखें रिपब्लिकन्स आ जाएं, डेमोक्रेट्स आ जाएं, तो कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। इज इट सेंट्रल टू बीजेपी के जो नॉन एंगेजमेंट की पॉलिसी है, या फिर ये इंडियन स्टेट का ही फैसला है, और अगर बीजेपी की ऑपोजिशन भी आ जाती तो तब भी कोई फर्क ना पड़ता अकॉर्डिंग टू यू? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से बीजेपी का इसमें ज्यादा इंडियन स्टेट की बिल्कुल ये पॉलिसी है, लेकिन बीजेपी का देखिए, बीजेपी की एक मखसूस सियासत है जो कि जिसमें कि मजहब जो है एक सेंट्रल रोल अदा करता है। उनका जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म जो है, उनका जो आइडिया ऑफ इंडिया है, उसमें एक मजहबी जिसे कहना चाहिए टेंशन या मदाफरत जो है वो उसका कोर पर है। अब वहां पे चूंकि पाकिस्तान को देखा जाता है, पाकिस्तान है भी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, और वहां पे जो इंडियन मुसलमानों की तरफ रवैया है रूलिंग पार्टी का, तो फिर वो उसमें ये चीज कॉम्प्लिकेट हो जाती है। अगरचे कि मोदी साहब ने जो मिडिल ईस्ट के साथ ताल्लुकात बनाए हैं और बड़ी हद तक अपनी माशी कॉपरेशन को बढ़ाया, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, कतर हो, दीगर ममालिक हो, तो वहां पे तो उन्होंने उसको बालाए ताक रख दिया मजहब का वाला मामला। और मैं समझता हूँ कि इसलिए वहां भी फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन अब यही बात है कि हालात इतने हमने खुद भी खराब किए हैं, उन्होंने भी किए हैं, तो ताली बचती है। तो इसका हल भी इन दोनों ही ममालिक के जो लीडरशिप है उनको निकालना पड़ेगा। जी बिल्कुल।